कोमल, 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 देखने में अंदर गया सर तो। मनोज जी, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ चुराया गया है आपके घर से? कुछ पता नहीं है सर, कुछ। सर, कोई फोर्स्ड एंट्री नजर नहीं आ रही। दरवाजे के लॉक्स तोड़े नहीं गए। मैंने डोरबेल बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। पहले मैंने किचन में देखा, वहां कोई नहीं था, तो मैंने कोमल को फोन किया। रिंग जा रही थी सर, यहां बेडरूम से। तो मैं भागकर अंदर गया तो वो वहां पर पड़ी हुई थी। सर, मर्डर वेपन हो सकता है। मनोज जी, चाकू आपके घर का है? जी सर। शेखर, इसे फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजो। सर, फर्स्ट हैंड कंक्लूजन यह कहता है कि कातिल कोई जान पहचान का ही रहा होगा, जिसके लिए घर का दरवाजा खोला गया। ठीक है, शर्मा के घर के अंदर कोई एंट्री क्यों नहीं है? दिन में तो कोई नहीं आया था साहब। कोई नहीं आया, और 3 लाशें घर के अंदर ऐसे ही बिछ गई। उस बैठ की तरफ जाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मैं तो पूरे दिन यहीं बैठा था साहब। पूरे दिन इधर ही बैठते? जितने भी घंटे होते हैं तुम्हारी ड्यूटी के, हर वक्त इधर ही बैठे रहते? पानी की मोटर खोलने नहीं जाते, टॉयलेट नहीं जाते, कुछ नहीं करते? इन सब कामों के लिए तो जाना ही पड़ता है साहब, लेकिन इन सब कामों में तो मुश्किल से 2-4 मिनट लगते हैं। 2-4 मिनट में कोई अंदर से बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर आ सकता है। सीसीटीवी कैमरा है सोसाइटी में? सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि लगाने वाले हैं। नाम क्या है तेरा? पंचम दास। सच सच बता, शर्मा के घर के अंदर कौन गया था? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। सिर्फ मनोज साहब गए थे 1 घंटे पहले, इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ साहब। अभी 9:15 हुए हैं, तो तकरीबन शाम के 4-4:30 बजे। हाँ सर। मुझे लगता है जब वॉचमैन सीट छोड़कर गया होगा, तब कातिल फटाफट फ्लैट में घुस गया होगा, या घुस गए होंगे, क्योंकि सोसाइटी के रजिस्टर में फ्लैट की कोई भी एंट्री नहीं है। और बाहर भी तभी निकला होगा या निकले होंगे जब वॉचमैन अपनी सीट पे नहीं था। मतलब सर, मर्डर्स काफी जल्दी में किए गए। मनोज जी, आपने अपने सभी रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया? कोमल के पेरेंट्स मुरादाबाद से निकल चुके हैं। कोमल की छोटी बहन पूजा
आगरा में रहती है, उसे भी बता दिया। क्या? ये क्या बोल रहे हैं जीजू आप? कब हुआ ये? कैसे? जीजू मैं अभी निकल रही हूँ। निखिल और अरुण आपके साथ है ना? क्या? आपके पेरेंट्स पहुंच ही रहे होंगे, चंदन चौक में रहते हैं। मनोज जी, रोज ऑफिस के लिए कितने बजे निकलते हैं आप? सर 9 के आसपास। आज भी 9 बजे के आसपास ही निकले थे। जी। अच्छा कोमल, निकल रहा हूं, बाय। बाय मनोज। निखिल, अरुण रेडी हुए कि नहीं? लेट हो जाएगा। निखिल और अरुण 9:30 बजे स्कूल जाते हैं और 4 बजे लौटते हैं। आज भी 4 बजे ही लौटे होंगे, चिल्लाते हुए, मस्ती करते हुए। आपसे, आपकी वाइफ से आज कोई मिलने आने वाला था, शाम में या दोपहर में कभी? मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। आपकी वाइफ की किसी के साथ कोई दुश्मनी? अवस्थी, खोदो, पता लगाओ, पति पत्नी के बीच कोई माजरा तो नहीं था? पति पत्नी के बीच में सीरियस प्रॉब्लम की वजह से पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया। इस तरह के केसेस हमने बहुत देखे। पर क्या कोई बंदा अपनी पत्नी के साथ साथ अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों का भी कत्ल कर सकता है? बच्चे स्कूल से जस्ट लौटे होंगे सर, स्कूल के जूते उतारे, बैग रखा और बस कहानी खत्म। अगर पति पत्नी के बीच में किसी तरह की कोई अनबन थी तो घर में नौकर या आस पड़ोस में किसी को कुछ तो पता होगा। क्रियाक्रम के बाद सबसे डिटेल क्वेश्चनिंग करते हैं सर। और इस मनोज शर्मा और कोमल शर्मा के फोन रिकॉर्ड्स भी निकलो। सर, जहाँ तक हम जानते हैं मनोज और कोमल के बीच सब कुछ सही था, और ये जो कुछ हुआ है, ये सब देखकर तो हम सब लोग भी शॉक में हैं। स्वीटी जी, कभी कोमल ने आपके साथ कुछ शेयर किया हो? नहीं सर, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, दुनिया भर की बातें शेयर करते थे, लेकिन उसने अपनी फैमिली प्रॉब्लम कभी डिस्कस की ही नहीं। शायद कुछ थी ही नहीं। रुपेश मेहरा और स्वीटी मेहरा कौन है? मनोज शर्मा के पड़ोसी है सर। और ये अजय शर्मा और शांति शर्मा? वो मनोज के माँ बाप है सर। ये सब क्या हो गया अजय जी? अनर्थ हो गया, सब बर्बाद हो गया। मनोज इकलौता? जी सर। और ये जयप्रकाश और मालती मिश्रा कोमल के माँ बाप? हाँ सर। ये पूजा अग्रवाल और तन्मय अग्रवाल? पूजा विक्टिम कोमल की छोटी बहन है सर, और तन्मय अग्रवाल पूजा का बेटा। हेलो, आर.के. नागपाल फर्टिलाइजर्स? नूपुरपुर पुलिस स्टेशन से पीएसआई अवस्थी बोल रहा हूँ। जी सर। आपके मार्केटिंग हेड मनोज शर्मा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। कैसी जानकारी? 7 जुलाई को ऑफिस में वो कब तक था? सर मैं अभी चेक करके बताता हूँ। यहाँ पड़ी हुई थी वो। फिर मैं निखिल और अरुण के बेडरूम में गया, वो दोनों बाथरूम में। जी। सर, मनोज और कोमल के फोन रिकॉर्ड्स क्लीन है। जान पहचान वालों से बात हुई? पड़ोसियों से बात हुई थी सर। मनोज का कोई अफेयर नहीं है। कोमल रेगुलर हाउसवाइफ थी, बच्चों में बिजी रहती थी। और ये मनोज का ऑफिस? कल शाम 6:30 बजे तक मनोज ऑफिस में ही था, सेल्स मीटिंग में। उसके बाद वो ऑफिस से निकला। शक करने जैसे कोई मूवमेंट नहीं है सर। क्या ऐसा हो सकता है कि इस मनोज शर्मा के पास 2 फोन नंबर हैं? दूसरे फोन नंबर से इसने पूरी प्लानिंग की और फिर किसी और से तीनों कत्ल करवाए? हो सकता है सर, लेकिन कातिल जो भी होगा वो करीबी जानने वाला होगा।
कोमल की लाश बेडरूम में पाई गई और कोमल की रजामंदी के बिना कोई उसके बेडरूम में कैसे एंटर कर सकता है? और कोमल शर्मा का किसी से कोई अफेयर नहीं था। फोन रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं निकला सर। शायद खबरी कुछ बता सके। बेस्ट खबरियों को काम पे लगाओ, बहुत गहराई तक खोदना होगा। कातिल पक्का कोई इनर सर्कल का आदमी होगा जो कोमल शर्मा और उसके दोनों बच्चों को अच्छी तरह से जानता हो। सर स्कूल में मेरी बात हुई, कंफर्म्ड है। बच्चे 3:55 पे बिल्डिंग के बाहर ड्रॉप हुए। 4 बजे तक कॉलोनी में दाखिल हुए होंगे। रोज की तरह मस्ती में घर पहुंचे होंगे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। हाय। घर में एंटर हुए होंगे और बैग्स रखे होंगे और उसके बाद स्कूल के जूते उतारे होंगे। और फिर उनके गले काटे गए। और हमें दोनों बच्चों की लाशें बाथरूम में मिली एक साथ। उन दोनों को तो ये पता भी नहीं होगा कि बेडरूम में उनकी माँ मारी जा चुकी है, मारा गया हो और उसके बाद कोमल शर्मा को। नहीं अवस्थी, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर घर में कोई सिर्फ मेहमान बनकर आया था या आए थे तो कोमल शर्मा उसे अपने बच्चों के बेडरूम में क्यों लेकर जाएगी? और अवस्थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई घर में आराम से दाखिल होता है या होते हैं, क्योंकि घर में फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं। कोई घर में आता है, फिर बेडरूम में जाता है और बेडरूम में जाकर कोमल शर्मा का उसी के घर के किचन नाइफ से मर्डर कर देता है। सर शायद पहले किचन में गए हो। क्या कोमल शर्मा उनके लिए चाय कॉफी बना रही थी? सर चाय कॉफी बनाने को निशान तो नहीं मिले किचन में। अवस्थी, फिर किचन में क्यों जाएंगे? और वो चाकू किचन से कब और कैसे लाया गया? 2 और 2 4 बैठ नहीं रहे हैं अवस्थी। इस मनोज शर्मा की अंदर बाहर से ग्रिलिंग करनी होगी और इन दोनों फैमिलीज की भी। सर ये जो पूजा है ना, कोमल की छोटी बहन, उसका पति अविनाश अग्रवाल उस दिन शमशान घाट आया नहीं था सर। इतना बड़ा कांड हुआ फिर भी। जीजू चाय कुछ तो खा लीजिए जीजू, ऐसा कैसे चलेगा? इतना बड़ा हादसा, पत्नी की सगी बहन और 2 छोटे छोटे बच्चों का कत्ल होता है, और यह अविनाश अग्रवाल ना तो क्रियाक्रम में शामिल होता है और ना ही बाद में मिलने आता है। दाल में कुछ काला है। पक्का इस कत्ल के पीछे कोई पर्सनल एंगल है, क्योंकि घर से एक ढेला चोरी नहीं हुआ, सिर्फ एक औरत और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों का दर्दनाक तरीके से कत्ल किया जाता है। क्या यह कत्ल किसी को दर्द देने के लिए किया गया? जयप्रकाश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेटी और दामाद के बीच में किसी तरह की कोई अनबन तो नहीं थी? कोई पारिवारिक झगड़ा या कोई सीरियस इशू जिसकी वजह से ये सब हुआ? बिल्कुल नहीं सर, दोनों में बड़ा प्यार था। 11 साल हो गए थे दोनों की शादी को। जयप्रकाश जी, अगर सब कुछ ठीक था, दोनों में प्यार था, तो फिर अचानक सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया? तो अचानक एक दोपहर को आपकी बेटी कोमल और आपके नवासों का कत्ल हो जाता है और आपके दामाद मनोज शर्मा को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसका घर, उसकी जिंदगी किसने उजाड़ दी। और सर आप समझते हैं कि मैं ये बता सकूंगा कि वो दरिंदा कौन था? अगर मुझे पता होता तो शायद मैं उसका। जयप्रकाश जी प्लीज। The number you have called is currently switched off. तिवारी जी सर। इस अविनाश अग्रवाल का कोई दूसरा नंबर है क्या? उनकी पत्नी पूजा ने तो यही नंबर दिया सर। जयप्रकाश जी, आपके दूसरे दामाद अविनाश अग्रवाल। उसका क्या सर? आपकी बेटी पूजा और अविनाश अग्रवाल की शादी कब हुई? 8 साल पहले। आपके दूसरे दामाद अविनाश अग्रवाल आपकी बेटी कोमल शर्मा के अंतिम संस्कार में नहीं आए, कोई खास वजह? सर मेरी पत्नी ने पूजा से पूछा था। पूजा, अविनाश कहाँ है? अंतिम संस्कार पे भी नहीं आया। मैंने तो बोला था मम्मी, उन्होंने कहा कुछ काम में अटके हुए हैं। जीजू मैं अभी निकल रही हूँ। निखिल और अरुण आपके साथ है ना? क्या? अविनाश, कोमल दीदी और बच्चों का मर्डर हो गया है। हाँ बताया तुमने। वो
कल मुझे बहुत काम है और सुबह जल्दी भी उठना है। क्या? तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ और तन्मय को भी अपने साथ ले जाओ। मैं अपना काम निपटाकर कल आता हूँ। उनका फोन आउट ऑफ रीच जा रहा है मम्मी, शायद किसी काम में बिजी होंगे। ऐसा भी क्या काम था आपके दूसरे दामाद अविनाश अग्रवाल को कि वो दूसरे दिन भी गायब रहे? सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका इशारा क्या है। जयप्रकाश जी, आप ये तो समझ पा रहे हैं ना कि मैं इशारा कर रहा हूँ? सर्विस करने वालों की अपनी भी कुछ मजबूरियां होती हैं कि नहीं? अटक गया होगा कहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अविनाश का फोन अभी भी आउट ऑफ रीच है। जयप्रकाश जी, आपका पूरा विश्वास है कि आपकी दोनों बेटियों की शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कहीं आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? इतना तो आप जानते ही होंगे कि सच को खामोशी में लपेटना भी कानून की नजर में झूठी माना जाता है। कमाल कर रहे हैं आप। बेटी खोई है, दो छोटे छोटे नवासे खोए हैं मैंने, और आप है कि मुझ पर ही झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। अवस्थी, जब रिश्तों में बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखे या ये दिखाने की कोशिश की जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो पीछे बहुत कुछ सड़ रहा होता है। सर, इस मनोज शर्मा को उठाते हिलाते हैं, जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। जीजू, आपका फोन। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था दोस्त। मनोज जी, हमें ये इनसाइड जॉब लग रहा है। मतलब आपके किसी जान पहचान वाले का। अब कातिल एक था या एक से ज्यादा, जो भी था, लेकिन इतना तय है कि वो जो भी था आपकी पत्नी कोमल और आपके दोनों बेटे अरुण और निखिल को करीब से जानता था, शायद बहुत करीब से। तो बताइए, अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का कत्ल क्यों किया? आप इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हैं? कातिल को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल, आप ये बताइए कि आपका साड़ू अविनाश अग्रवाल आपकी पत्नी कोमल के क्रियाक्रम में शामिल क्यों नहीं हुआ? कत्ल हुए 2 दिन हो गए, लेकिन वो मिलने तक नहीं है। मैंने पूजा से पूछा था, वो बोली काम में बिजी है वो। घर के 3 करीबी लोगों का कत्ल हुआ, जिसमें 2 छोटे मासूम बच्चे शामिल थे। इतना क्या बिजी? सच कहूं सर? सच ही कहिए। अजीब तो मुझे भी लगा वो नहीं आया। चलो, कोमल उसे पसंद नहीं थी, लेकिन बच्चे। कोमल पसंद नहीं थी मतलब? बोलिए। नहीं नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। तो कैसी बात? वो हमारी फैमिली और पूजा की फैमिली के बीच में उतना अच्छा नहीं था। क्या अच्छा नहीं था? रिश्ता। मनोज शर्मा, इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। अगर आपका इरादा हमें कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर गुमराह करने का है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कुर्सी पर बैठ के मुझे बहुत लोगों ने झूठी कहानी सुनाई, और जो हमें झूठी कहानी सुनाता है उसका हम बहुत बुरा हाल करते हैं। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं सर। दरअसल अविनाश कोमल से नाराज था। पूजा और अविनाश के बीच में खटास पड़ चुकी थी। अभी आप कह रहे हैं कि अविनाश की कोमल से नहीं बनती है, 1 सेकंड पहले आप कह रहे थे कि दोनों फैमिलीज की आपस में नहीं बनती थी। वही कह रहा हूं सर, सब कनेक्टेड है। पूजा और अविनाश के बीच में टेंशन थी क्योंकि हमारी फैमिलीज के बीच में टेंशन थी, क्योंकि पिछले 3 साल से अनबन चल रही थी। कैसी अनबन?
पूजा और अविनाश के बीच में लड़ाइयां चल रही थी और कोमल उन दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी। हर वाइफ की बेसिक एक्सपेक्टेशंस होती है अपने हस्बैंड से, उसमें कुछ गलत नहीं है। एक्सपेक्टेशन बेसिक वाले में सब समझता हूं, लेकिन ये जो ख्याली पुलाव बनाने रहना है ना, ये पागलपन है। ख्याली पुलाव? 8 साल हो गए हैं हमारी शादी को अविनाश, तब जो हालात थे आज भी वही है, 1 इंच आगे नहीं बढ़े हम। तो पीछे भी तो नहीं गए ना। और आगे बढ़ने से क्या मतलब है तुम्हारा? ज्यादा पैसा? क्या करोगी क्या इतने पैसों के तुम? क्यों चाहिए तुम्हें इतने पैसे? और अगर पैसे से इतना ही प्यार है ना, तो गो एंड फाइंड योरसेल्फ अ बेटर जॉब। जाओ नौकरी करो और दोनों हाथों से बटोरो पैसे। तो तुम में वो एम्बिशन क्यों नहीं है अविनाश? I mean, तुम जवान हो, पढ़े लिखे हो, अच्छा खासा कमा लोगे तो सबके लिए अच्छा ही होगा ना। तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है कोमल, मुझे पैसों की गुलामी नहीं करनी है। वाह, देख रही हो दीदी क्या जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। मेरी एक ठीक ठाक जॉब है पूजा। मैं मानता हूं कि मैं मनोज जितना कमाता नहीं या फिर कोमल जितना पॉश घर नहीं है हमारा, लेकिन हम ठीक हैं पूजा। और ये बात अपने लालची भेजे में तुम डाल लो एंड स्टॉप कंपेयरिंग। मैं कंपेयर सिर्फ अपने आप से करती हूँ। 8 साल पहले और अब कोई चेंज नहीं आया है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। घर की हालत देखो, अपना सेविंग्स अकाउंट देखो, इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट है हमारी? अरे इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, एक अच्छी छुट्टी पे भी नहीं गए आज तक। तुम वहां ऑफिस में सड़ते रहते हो और मैं यहाँ घर पे। सड़ना ही जिंदगी है? या मुझे बता दो, अगर सड़ना ही जिंदगी हो गई अब तुम्हारे लिए। देखो अविनाश, जमाना महंगाई का चल रहा है, कुछ देर के लिए तुम पूजा के नजरिए से जिंदगी को क्यों नहीं देखते? इतनी भी जिद ठीक नहीं है ना। रहने दो दीदी, ये आदमी जानबूझ के कुछ नहीं करता, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। क्या मैं जानबूझ के कम कमाता हूं? देख रही हो कोमल किस तरह बकवास करती है तुम्हारी बहन। एक बात ठीक से समझ लो तुम पूजा, कि हमारी चद्दर जितनी लंबी होगी उतना ही पैर फैलाएंगे, एंड दैट्स इट। कहाँ ये बाबा आदम के जमाने की बात लेकर बैठ गए? चद्दर के परे क्यों नहीं सोचते? अरे कुछ देर के लिए पूजा क्या चाहती है वो तो समझ लो, उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश तो करो। ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी वो तुम्हारी गुलामी करती रहे। कोमल, तुम पूजा और अविनाश के मामले में कुछ ज्यादा दखल दे रही हो। मत करो। पूजा अविनाश के साथ खुश नहीं है। तो कोमल, वो पति पत्नी के बीच की बात है। तुम्हें पता है आज अविनाश ने मुझे फोन किया था। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब, वो अपसेट है तुमसे। कह रहा था मुझसे कि तुम्हें दूर रखे उन दोनों के मामलों से। पूजा मेरी बहन है, उसकी तकलीफें मेरी तकलीफें हैं। कोमल, तुम अपने बारे में क्यों सोच रही हो? सिर्फ निखिल और अरुण के बारे में सोचो। वो दोनों तन्मय से कितने करीब हैं, अविनाश से भी हैं। और हमें रिश्तों में दरार क्यों डाल रही है सबके? मनोज, दरार ऑलरेडी गहरी हो चुकी है। पूजा डिवोर्स लेने वाली है। क्या? कहीं ये डिवोर्स का आइडिया तुमने तो नहीं डाला पूजा के दिमाग में? क्यों? उसका खुद का दिमाग नहीं है? वो खुद सोच समझ नहीं सकती कि ये शादी उसके लिए नर्क बन चुकी है? मनोज, पूजा को सपोर्ट करना, उसकी लाइफ में दखल देना नहीं है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। और ये तुम अविनाश के साइड ना ही लिया करो तो अच्छा है। उस आदमी में एक पैसे का एम्बिशन नहीं है और ऊपर से इतना बड़ा ईगो। इसीलिए अविनाश का अंतिम संस्कार में ना आना मैं समझ सकता हूं। दरअसल एक ख्याल तो ये भी आता है सर, कि कहीं उसी ने तो नहीं मार डाला कोमल और मेरे बच्चों को। सर, अविनाश का फोन 10 मिनट के लिए ऑन हुआ था, वापस स्विच ऑफ हो गया, भाग रहा है। बात इतनी बिगड़ चुकी थी। इनके घर पे जाओ और अविनाश की पत्नी पूजा से बात करो, पता करो कि अविनाश अग्रवाल कहाँ हो सकता है।
अविनाश का फ़ोन आउट ऑफ रीच है, कल से ऑफिस भी नहीं गया है। सर, आगरा पुलिस अविनाश के घर गई थी, लॉक है। आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं? जी लखनऊ में रहते हैं। फ़ोन नंबर दीजिए उनका। 98 अविनाश का नहीं है सर। हो सकता है वो किसी और नंबर से फ़ोन कर रहा हो, लेकिन याद रहे आप इस वक्त पुलिस स्टेशन में हो, इस बारे में से कुछ मत बोलिएगा। बात करिए। जी हेलो, मिसेज पूजा अग्रवाल? जी बोल रही हूँ। UP XX23X7, ये आपके हस्बैंड की बाइक का नंबर है, अविनाश अग्रवाल की। जी हाँ, कहाँ है वो और आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं PSI गोविंद बंसल बोल रहा हूँ, रेलवे पुलिस से। रेलवे पुलिस? आपके पास अविनाश की बाइक कहाँ से आई? मैडम, अविनाश की बाइक मुझे रेलवे ट्रैक के पास पड़ी मिली है। आपका नाम और नंबर उनके बटवे से मिला है जो लाश के बगल में पड़ा था। लाश? जी हाँ, लाश। शायद आपके पति की मौत ट्रेन के नीचे आने से हुई है। क्या हुआ पूजा जी? क्या हुआ पूजा जी? पूजा, क्या हुआ? पूजा, संभालो अपने आप को। सर, अविनाश अग्रवाल के सेलफोन लोकेशन के हिसाब से वो 7 जुलाई को दोपहर 3 से 5 के बीच मनोज शर्मा के घर के आसपास था, गाजियाबाद। और आज सुसाइड से पहले उसकी बात किसी चंदन यादव से हुई थी, आगरा में। कब की बात? सर आज, अभी थोड़ी देर पहले जब इसका सेलफोन ऑन हुआ था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था दोस्त। उठाओ इस चंदन यादव को। चंदन यादव अविनाश अग्रवाल का दोस्त था। वो पहले यही कहता रहा कि उसे कुछ मालूम नहीं, पर आखिरकार उसने पुलिस से सच कहा। चंदन ने इस रोंगटे खड़े करने वाले ट्रिपल मर्डर की सारी हकीकत पुलिस को बयां की। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूं। अविनाश मेरा दोस्त था, लेकिन इस कांड में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। चंदन यादव, तो इस कांड के बारे में जो कुछ भी जानता है ना, सब कुछ बता दे, A to Z, वरना तेरे हाथ तो क्या, तेरे हाथ पैर नाक कान कुछ भी नहीं बचेंगे। चल पकना शुरू कर। सर, 7 जुलाई की रात को मैं और अविनाश रात में बाहर में बैठे थे। वो एक अरसे से परेशान चल रहा था। उसकी वाइफ जो है पूजा, वो उससे डिवोर्स मांग रही थी। यार चंदन, यार समझ नहीं आ रहा कि पूजा को कैसे समझाऊं। मेरी बात सुनती ही नहीं है वो। कोमल ने सारी बकवास उसके दिमाग में डाल रखी है। सीधा ना कोमल और उसके हस्बैंड को पकड़, सामने बिठा और सीधे सीधे बोल दे कि भैया देखो, अपनी लाइफ से मतलब रखो, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। हाँ, बोलकर समझाकर हो गया। काफी बार बोला भी उसे और समझाया भी। अबे तू एक बार अच्छे से समझा, मजबूत होकर बात करेगा तो ही बात बनेगी। अब कोमल दखलंदाजी कभी नहीं करेगी और ना ही अपना मुंह खोलेगी। मतलब? यार चंदन, तू रो क्यों रहा है? आज मैं कोमल के घर गया था उससे बात करने। हाँ तो हुआ क्या? सब खत्म हो गया है। अरे अविनाश, वो क्या है, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना। बोलो।
कोमल, बात क्या है कि मेरा ना सर बहुत दर्द हो रहा है। क्या एक कप चाय मिलेगी? हाँ हाँ, मैं अभी पूछने ही वाली थी, मैं लेकर आती हूँ। कोमल, अरे तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। वो क्या है कि मैं कहना चाहता था कि पति पत्नी की बात होती है ना, वो पति पत्नी के बीच में ही रहनी चाहिए। तो मैं पराई थोड़ी हूँ, बहन हूँ उसकी, और वो भी बड़ी। उसकी खुशी क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए उसके फैसले को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। क्यों कोमल? क्यों मतलब क्या? पूजा तुम्हारे साथ खुश नहीं है और तुम भी उसके साथ खुश नहीं हो। देखो अविनाश, डिवोर्स इतनी बुरी चीज नहीं है, तुम दोनों के लिए अच्छा है और तन्मय के लिए भी। और पूजा का ये फैसला बिल्कुल सही है। पूजा का ही तो फैसला नहीं है कोमल, ये तुम्हारा फैसला है। तुम मेरी, तन्मय की और पूजा की जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई। अविनाश बस, तुम्हारे साथ झगड़ा करने का मेरा कोई मूड नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है। बच्चे अभी आते होंगे, प्लीज तुम निकल जाओ। मुझे भी तुमसे लड़ना नहीं है कोमल, मैं भी थक गया हूं लड़ने से, बस बहुत हो गया। अविनाश, ये क्या कर रहे हो? चक्कू नीचे रखो, चक्कू नीचे रखो और निकल जाओ मेरे घर से। और उसी समय बच्चे भी वहां आ गए। यार चंदन, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, नहीं मारना चाहता था। ये मैंने क्या कर दिया चंदन? यार बच्चों की तो कोई गलती भी नहीं थी। तुझे वहां किसी ने देखा तो नहीं? जब मैं वहां पहुंचा तो वॉचमैन अपनी सीट पर नहीं था, और जब मैं वहां से निकला तब भी वो अपनी सीट पर नहीं था। मुझे किसी ने नहीं देखा चंदन, सिवाय 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 किसके? मेरे ज़मीर ने देख लिया यार, मुझे पहचान लिया, मुझे नंगा कर दिया मुझे। मैं इस खेद के साथ जिंदा नहीं रह सकता यार, कभी नहीं रह सकता। दरिंदा बन गया यार चंदन। तीन खून किए मैंने, उसमें से तो बच्चे तन्मय जितने थे। सर मैंने उससे बोला, कई बार बोला सर कि तू सरेंडर कर दे, जो सजा मिलेगी भुगत ले, पर उसका दिमाग खराब हो रखा था सर। और फिर उसने मुझे फोन किया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था दोस्त। तो तूने डिसाइड कर लिया? हाँ। कब कर रहा सरेंडर? अभी। है कहां तू? देख मैं भी आता हूं तेरे साथ पुलिस थाने। ना, पुलिस के सामने नहीं, मैं भगवान के आगे सरेंडर कर रहा हूं। मैं और जी नहीं सकता यार, अब मेरा टाइम आ गया यार, मेरा टाइम आ गया। वाह चंदन यादव, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया कि वो सुसाइड करने वाला है, लेकिन तुम चुपचाप बैठे रहे। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया कि उसने 3 कत्ल किए हैं, लेकिन तुम फिर भी चुपचाप बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सर क्या करता मैं, दोस्त था वो मेरा सर। और वैसे भी सर उसने मर्डर के बाद मुझे सब कुछ बताया। लेकिन तुम तो मर्डर के पहले पुलिस को बता सकते थे ना। तुम्हारा दोस्त था ना, गहरा दोस्त, उसने बताया होगा ना तुम्हें कि वो कोमल शर्मा और उसके दोनों बच्चों का कत्ल करने वाला है। नहीं सर, उसने मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला सर। अगर ऐसा कुछ भी बोलता सर, मैं उसे रोकता, ऐसा कुछ भी नहीं होने देता सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसने मुझे जो कुछ भी कहा मैं सब कुछ सच आप लोग को बता दिया हूँ सर। सर सच कह रहा हूँ सर, यकीन सर मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मेरी बात तो सुनिए सर मेरी बात सुनिए सर, मैं बस सच कह रहा हूँ सर। उसने जो बोला था बस तो सब बताया मैंने। कोमल और पूजा के माता पिता शौक में हैं। उन्हें पूजा
और अविनाश के बीच की दूरी का कोई अंदाजा नहीं था। मनोज के माता पिता सुन पड़ गए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक दूसरे ही जोड़े के बीच की घरेलू प्रॉब्लम की वजह से उनके दोनों पोतों को इतनी बेरहमी से क्यों छीन लिया गया। मनोज और पूजा के लिए यह धक्का बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अविनाश इतना भयंकर कदम उठाएगा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कोमल पूजा और अविनाश के घरेलू मामले में दखल दे रही थी। पछतावा, खेद, ये एक ऐसा जज्बात है जो किसी कर्म को करने के बाद होता है या फिर कुछ होते वक्त ना करने से भी हो सकता है। दुख की बात है कि ये खेद का जज्बात जुर्म की सजा के साथ मिलकर मुजरिम के साथ साथ और कई लोगों का दुख दुगना कर देता है। इस केस में एक जवान मां और उसके 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया गया और अविनाश के खेद ने उससे खुद अपना कत्ल भी करवा दिया। अविनाश ने सोचा कि जो शख्स उसे दर्द दे रहा है उसे मिटाकर उसका अपना दर्द चला जाएगा, पर इस दर्द ने खुद उसे भी मिटा दिया और अब यह दर्द सभी जीवित लोगों के दिलों पर एक परमानेंट पत्थर बनकर रह गया। और कितना टाइम है चिपलून के लिए? बस एक छोटा सा घाट है, उसके बाद आ गया चिपलून। मैं तब तक सो लूं थोड़ा सा? अरे ऑफ कोर्स, रिलैक्स, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। आज सुबह 8 बजे इसकी लाश मिली खेतों में। मतलब कल शाम 8 बजे से रात 12 बजे के बीच में इसका कत्ल किया गया होगा। बिल्कुल।
किसी धार वाले औजार से, मोस्ट प्रोबेबली छुरे से, एक सिंगल कट से विंड पाइप काटा गया और चंद सेकंड्स में हुई होगी जो उतारे गए। कहने खींचकर निकालने के निशान मिले। साहब, इस अरुण गोडबोले ने सबसे पहले देखी थी लाश और फिर ये दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। उसके बाद फिर मैंने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और हम लोग सब उस जगह पे पहुंचे, वहां लाश देखी और फिर वहीं से मैंने आपको फोन किया था साहब। सरपंच जी, अपने बेरुडी गांव में से ऐसा कोई है जो इस लड़की को पहचानता हो? नहीं हो साहब, क्योंकि अपने बेरुडी गांव के सारे लोग देख कर गए, किसी की पहचान की नहीं निकली। मुझे लगता है साहब ये कोई बाहर वाली होगी। शायद बेरुडी गांव की नहीं होगी, लेकिन किसी बेरुडी वाले के घर में मेहमान तो हो सकती है ना? हो साहब, ये हो सकता है। साना जी सर, गांव से खबर निकलवाओ। क्या ये बेरुडी में किसी के घर की मेहमान थी? बाजू का गांव नाकुरली, वहां भी पूछो। जी सर। जगताप, दोनों गांव में एक एक घर में पूछो। हो सर, ठीक है। नाम क्या इसका साहब? क्यों बे, तू सारी लेडीज को नाम से जानता है? अरे वैसा नहीं साहब, वो क्या ना, नाम पता होता है तो दिमाग में घंटी बजती है ना। नाम वाम पता नहीं, लाश के आसपास कुछ नहीं मिला था। नहीं साहब, इसको पहले इधर नहीं देखा। हाँ, शांति से सांस लो। 24 घंटे के ऊपर हो गए, पुलिस को उसका नाम तक नहीं पता चला। चलो अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। अब वापस अपने काम पर लग जा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बोलो। नासिक कब लौट रहे हो? अब देखो, रेजिग्नेशन तो दे दिया है, 1 महीने का नोटिस पीरियड है। तो मतलब 1 महीना वहां और काम करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा ही ना, रूल है। उसके बाद नासिक। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। सर, बेरुडी, वाकुरला और नाकुरली, इन तीनों गांवों में हाउस टू हाउस चेकिंग की है, लेकिन ये लड़की इन तीनों गांवों में से नहीं मालूम होती। सारे जिले की मिसिंग कंप्लेंट चेक करो। जी सर। साना, ये भी तो हो सकता है लड़की कहीं और की हो, बस उसे यहाँ लाकर मार डाला गया हो। जी सर, कहीं और से भी हो सकती है, दूसरे जिले, दूसरे राज्य से, कहीं से भी। और कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं? पर कोई मार का पुराना निशान नहीं, कोई गोदना नहीं, कुछ भी नहीं। 1 महीना हो गया डॉक्टर, अभी तक एक भी सुराग नहीं है हमारे पास। बस ये कि उम्र 23 से 27 के बीच की है। काश मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे पाता, पर है ही नहीं। कुछ मिला मेरा? सर, ये 9वीं बार चेक कर रही हूँ मैं। लेगिंग और कुर्ती में कोई भी पॉकेट्स नहीं है, कुछ खास आइडेंटिफिकेशन नहीं। इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा है कि कौन हो सकती है ये। एक मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं। मेरा ये सजेशन है कि कपड़े आपके पास रहेंगे, बॉडी की विसेरा, कुछ खास अंश मैं प्रिजर्व कर लेता हूँ, बाकी बॉडी का क्रियाक्रम आप कर सकते हैं। तुम्हें डायल केलेला नंबर बंद आहे। उठाया? जी नहीं, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। हम माँ बाप हैं उसके, दुश्मन नहीं। हमसे छुपने छुपाने से क्या मिलेगा? सच कहूं जी
तो मैं भी अपनी बेटी के इस रवैये से थक गई हूं। जब 4 लोग मुझसे पूछते हैं ना, कहाँ है वो, क्या कर रही है, तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता। पुलिस के पास भी तो कोई जवाब नहीं है ना। 4 महीने से ऊपर हो गए हैं। गायत्री, मैं सिर्फ उससे इतना कहना चाहता हूं कि जो मर्जी आए करे, उसकी अपनी जिंदगी है, लेकिन हम भी तो उसके अपने हैं, हमें भी तो बताए। गाड़ी तो मक्खन है बॉस। ऐसे ही नहीं है, बहुत अच्छे से मेंटेन की है, सिंगल हैंडेड यूज है। अच्छे से अच्छा प्राइस दिलाना। 1-2 पार्टी है, बात करता हूँ। अगर उन्हें टेस्ट ड्राइव चाहिए तो मुझे एक दिन पहले फोन करना। ओके। चलो ना, छुट्टी ले लो। क्या सोचा तूने? किसी को पता ही नहीं चलेगा कभी। तू क्या बोल रहा है सूरज? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे हर मूवमेंट की खबर रहती है यहाँ, समझा? मतलब तू साफ साफ बता ना, क्या बोलना चाह रहा है? अबे इतने टेंशन में क्यों आ रहा है तू? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? तूने फोन क्यों किया वो बता सूरज। अबे यूं ही। मैंने सुना तूने मुंबई की जॉब छोड़ दी, नासिक वापस आ गया। हाँ आ गया हो तो? सुन, बॉस ने मैसेज भेजा है तू एलिस्टर वापस लौटा, इसीलिए फोन किया तुझे। नहीं यार सूरज, मैं एलिस्टर वापस से ज्वाइन नहीं करना चाहता। इनफैक्ट दूसरे एक जॉब ऑफर को मैंने यस कह दिया है। सोच ले, जो तुझे नई कंपनी ऑफर कर रही है उससे बढ़ाकर पे पैकेज देगा बॉस। सॉरी सूरज, पर बॉस को नॉट इंटरेस्टेड बोल देना। अगर आगे जाके जरूरत पड़ी तो मैं सामने से फोन कर दूंगा बॉस को। मुझे अच्छा लगा जान के कि तुम वापस एलिस्टर ज्वाइन नहीं कर रहे हो। अब वो मेरे और तुम्हारे बीच कभी नहीं आ पाएगी, नहीं आएगी ना? उस मनहूस रात को उस जवान औरत का कत्ल करने के बाद कातिल के लिए फिर से जिंदगी में लौटना असंभव हो चुका था। हालांकि कत्ल के 2 महीने बाद भी लाश की शिनाख्त नहीं हुई थी। इस केस का हल निकल आने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। अब अगर कोई शख्स ये साबित कर पाता कि किसी भी चीज का असंभव होना नामुमकिन है, तो शायद केस में कोई पहल होती। कौन था यह शख्स और क्या साबित करने जा रहा था?
फुल सर्च किया था ना तुमने साने? जी सर, इलाके के सारे टेलर्स को टैप किया था। अपने एसपी साहब ने ड्यूटी ज्वाइन करते ही उलझे केसेस की फाइल मंगाई और सबसे पहले यही वाला चुन लिया। सुन रहा हूँ पासिकल। सर, हमारी ज्यूरिडिक्शन में 14 गांव आते हैं, सभी को खंगाला था। जिले के बाहर भी सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। पास के जिलों से भी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन की, लगभग 1 महीने की रिपोर्ट चेक की थी सर। सर, लास्ट हमने विक्टिम की कुर्ती के टैग पर काम किया था। अपनी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के ऑलमोस्ट सभी टेलर्स और रिटेल गारमेंट वालों से बात की थी। हो सकता है लड़की अपने रत्नागिरी के नाम। हाँ सर, पूरी संभावना है। विक्टिम की तस्वीर और डिटेल्स सारे पुलिस जोन में सर्कुलेट की है, ऑनलाइन भी डाल रखी है। और 2 महीने बीत चुके हैं, अब तक एक सिंगल रिस्पॉन्स नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से कत्ल रात को 8 से 12 बजे के बीच हुआ होगा। करेक्ट सर। और ये गांव जहां ये कत्ल हुआ था? बेरुडी सर। बेरुडी। उस रात का बेरुडी का डम डेटा निकलवाओ। सर। मुझे नहीं लगता कि बेरुडी कोई बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। वहाँ के टावर से उस रात 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच तक का पूरा डम डेटा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। मिल जाएगा सर। पार्सेकर, मुझे, तुम्हें और पूरी टीम को ये केस क्रैक करना है पूरे नए सिरे से। और सिर्फ ये केस नहीं, इन फाइलों में जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं सब अपने अंजाम तक पहुँचेंगे। आपसे कोई बैकलॉग नहीं होगा। नहीं होगा सर। डम डेटा रिकॉर्ड कल सुबह फर्स्ट थिंग पार्सेकर। सर। स्त्री पहनावा। सर, स्त्री पहनावा नाम का कोई भी टेलर पूरे जिले में नहीं। होना भी मुश्किल है। ऐसा नाम किसी रिटेल दुकान का लगता है। हो सकता है कुर्ती रेडीमेड हो। अगर आप लोगों ने रत्नागिरी के सभी टेलर से बात की है तो एक बार ऑनलाइन चेक करते हैं, शायद इंटरनेट पर इस ब्रांड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। 12 जून शाम 6 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक उस इलाके के सारे मोबाइल टावर्स का डम डेटा चाहिए मुझे। जितने भी मोबाइल फोन्स उस एरिया में एक्टिवेट हुए थे, सारों के नंबर्स और डिटेल्स चाहिए 2 घंटे में। सर, कुल मिला के उस इलाके में 4 सेलफोन टावर्स एक्टिवेट थे उस रात। सब लोग डेटा भेज रहे हैं। साने आज शाम तक टेबल पर होने चाहिए। सुबह तक सारे डेटा छांटने होंगे। और हाँ, सारे स्टाफ को बोल दो आज शाम कोई घर नहीं जा रहा है। सर। हेलो, स्त्री पहनावा गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स। गुड आफ्टरनून, मैं रत्नागिरी महाराष्ट्र से एएसपी संदीप भूषण बोल रहा हूँ। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैडम, हम एक औरत का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जी सर। विक्टिम के बॉडी के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला है, सिवाय इसके कि उसने जो कुर्ती पहन रखी थी उस पर आपकी कंपनी स्त्री पहनावा का लेबल लगा हुआ है। लेबल के लोगों को मैंने आपकी वेबसाइट के लोगों से मैच किया है। सर, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? ये गारमेंट्स आप लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? एक्चुअली सर, हमारी ये स्टार्टअप कंपनी है, बस 4 महीने पहले ही शुरू हुई है। कोई रिटेल आउटलेट नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं? यस सर, लेकिन ऑनलाइन भी हम डायरेक्टली नहीं बेचते। हमारे अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो कस्टमर्स के ऑर्डर्स प्लेस करते हैं हमारे पास। जैसे कि फेम पेटल्स, के कलेक्ट, फॉर स्टाइलो, क्रेजी वोग, बाय क्राफ्ट और फीवर टेंजो। ये 6 पोर्टल्स हो गए, कोई और है? नहीं सर, फिलहाल ये 6 हैं। और ये 6 बिलिंग और शिपिंग करते हैं? दैट्स राइट सर। क्या नाम है आपका? सर, ऋतु जैन। ऋतु, जो विक्टिम ने कुर्ती पहनी थी उसका एक फोटोग्राफ मैं आपको भेजता हूँ। आप मुझे चेक करके बताइए कि इन 6 पोर्टल्स में से किसने अपनी वेबसाइट पर उस डिजाइन को एडवर्टाइज किया था जहाँ से विक्टिम ने कुर्ती खरीदी होगी। ओके? ओके सर। आपका मोबाइल नंबर? शाजिया, ये देखो, रत्नागिरी पुलिस ने भेजा है। किसी लड़की ने पहना था जिसका मर्डर हुआ है। मैम, ये तो अपने फ्लोरल मैजिक डिजाइन के सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्रिंट है। फ्लोरल मैजिक? यस सर। सर, ये फ्लोरल डिजाइन हमारी सबसे पॉपुलर डिजाइन रेंज है। सभी 6 पोर्टल्स पर फास्ट मूविंग प्रिंट है सर। इसका मतलब कस्टमर इन 6 पोर्टल्स पर ब्राउज करते हैं, वहाँ पर इस डिजाइन को पसंद करते हैं और फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। राइट सर। उसके बाद ये पोर्टल्स ये ऑर्डर आपको प्लेस करते हैं और आप प्रोडक्ट
पोर्टल के एड्रेस पे भेजते हैं करेक्ट सर, पोर्टल के वेयरहाउस के एड्रेस पर। और फिर पोर्टल इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है कुरियर से। जी सर। इसका मतलब इन 6 पोर्टल्स में से कोई एक पोर्टल है जहां से शायद विक्टिम ने कुर्ती खरीदी होगी, और उस पोर्टल के पास विक्टिम का नाम, नंबर और पूरा पता होना चाहिए। राइट सर, होना चाहिए। सर 12 जून को शाम 6 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक के बीच में कुछ 600 फोन्स कॉल एक्टिवेट हुए सर, जहां से मैं लाश मिली। सभी के नाम और एड्रेस मिले? यस सर, सभी 600 नंबर्स आइडेंटिफाई हुए हैं सर। वेरी गुड। मैंने 6 पोर्टल्स निकाले जहां से हो सकता है कुर्ती ऑर्डर हुई हो। राइट सर। रास्ता लंबा है लेकिन मिल गया। राइट सर। फेम पीटल्स, के कलेक्ट, फोर स्टाइलो, क्रेजी वोग, बायक्राफ्ट, फीवर 10 जोन, ये उन 6 पोर्टल्स के नाम हैं। स्त्री पहनावा एक स्टार्टअप कंपनी है जो सिर्फ 4 महीने पुरानी है और मर्डर के वक्त 2 महीने पुरानी थी। ये कंपनी जोधपुर से रेडीमेड कपड़े इन 6 पोर्टल्स को भेजती है और फिर ये 6 पोर्टल्स उन कपड़ों को कस्टमर तक पहुंचाते हैं कुरियर से। उन 2 महीनों के दौरान शायद इन 6 में से किसी एक पोर्टल से विक्टिम ने कुर्ती खरीदी हो। सर 6 के 6 पोर्टल्स के सारे सेल्स रिकॉर्ड चेक करते हैं। एग्जैक्टली। और ये जो डिज़ाइन है फ्लोरल मैजिक, पता करो कि इन 6 पोर्टल से कितने कस्टमर्स को डिलीवर हुआ। हर कस्टमर की डिटेल निकालो, उनमें से कोई एक हमें विक्टिम तक लेके जाएगा। यस सर। सिट डाउन। सर उस इलाके में जो 600 फोन एक्टिव थे उसमें से 550 तो उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों में बैठे हुए लोगों के थे और 50 उस इलाके में स्टेशनरी थे। सुपर्ब। इन सारे नंबर्स को स्कैन करो। हो सकता है गांव वालों में से किसी ने मारकर बॉडी वहां फेंकी हो, या फिर उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों में से किसी ने लाश वाले स्पॉट पर या बाहर कहीं मर्डर किया और उस जगह पर बॉडी डंप करके चले गए। जी हाँ, स्त्री पहनावा का फ्लोरल मैजिक डिजाइन। आप लोगों ने अप्रैल 2015 से जून 2015 तक जितने भी ऑर्डर्स कुरियर किए हैं, हमें उन सभी कस्टमर्स का नाम और एड्रेस चाहिए। अप्रैल 2015 से जून 2015। जी हाँ, एकदम अर्जेंट है, अभी चाहिए। जी जी, स्त्री पहनावा का फ्लोरल मैजिक डिजाइन। और ये जो 50 फोन नंबर्स उसी इलाके से हैं, इन सारे यूजर्स की फोटोग्राफ मंगाओ। क्रॉस चेक करो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम किस किस से बात कर चुके हो और कौन कौन रह गए। जी सर। छह पोर्टल से कुल मिला के कितने सेल्स हुए थे? सर तकरीबन 124 ऑर्डर प्लेस हुए थे।
एक्चुअली सर 5 पोर्टल से सेल्स हुई थी। एक है बायक्राफ्ट, जहां से एक भी सेल नहीं हुआ। और इन 124 में से कितने चिपलून और बेरुडी की तरफ हुए थे? एक भी नहीं सर, सबकी सब सेल्स मुंबई, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाकी कुछ दूसरे शहरों में हुई। सभी सेल्स की रिसिप्ट लेके आओ, नाम, एड्रेस, सब कुछ। सब। पूरे 2 महीने तक पुलिस को लाश के बारे में एक सिंगल सुराग नहीं मिला, और अब 2 महीने के बाद 3 दिन के अंदर काफी चहल पहल के बाद इन्वेस्टिगेशन के 2 मोर्चे खुले थे। एक तरफ लाश की कुर्ती पर लगा लेबल एक अहम सुराग साबित हुआ था, और दूसरी तरफ सेलफोन टावर के डंप डेटा से कातिल की तरफ कदम बढ़े थे। एक असंभव सा केस अब मुट्ठी में आने लगा था। Wow, it's beautiful. पसंद आई तुम्हें? पसंद? I just love it. मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा तुमने मेरे लिए ऑर्डर किया। Thank you so much. यस सर। ये राकेश सर को देना। ओके सर। तुमने रिजाइन किया और मुझे बोला तक नहीं। मेरे माइंड की शांति भी मायने रखती है। और मैं मायने नहीं रखती। मैं यहाँ से चले जाऊंगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ से गए ना तो मेरा भी यहाँ रहकर जॉब करना पॉसिबल नहीं है। तुम जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। देखो प्लीज, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ जॉब नहीं, घर भी छोड़ दिया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अब कर दिया तो कर दिया ना। तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा? मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस रिजाइन दिया, बैग पैक किया और आ गई। अब अंदर आऊं? कॉफी सर। रख दो। तो कुल मिला के 116 लेडीज ने इन 5 पोर्टल से फ्लोरल मैजिक प्रिंट वाली कुर्तीज ऑर्डर की थी। सर, हमने कभी इंश्योरेंस एजेंट बनकर तो कभी सिम कार्ड बेचने वाले बनकर इन सभी 116 औरतों को फ़ोन किया था। इन सभी ने हमारे कॉल्स उठाए, हमसे बात की। और 8 जेंट्स ने ऑर्डर किए, 4 मुंबई, 2 दिल्ली, 2 उदयपुर। और उन्हें फ़ोन करने का कोई मतलब बनता नहीं। फ़ोन करके पूछ नहीं सकते हैं कहीं आपने फ्लोरल मैजिक की कुर्ती पहनी हुई किसी लड़की का मर्डर तो नहीं किया। सर, जहाँ पे हमें लड़की की लाश मिली वहाँ के टावर से मिले फ़ोन नंबर और वो 124 लोग जिन्होंने पोर्टल से कुर्ती ऑर्डर की थी उनके नंबर्स, उनमें आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कनेक्शन तो निकल ही सकता है। हम ये बात मानकर क्यों चल रहे हैं कत्ल किसी एक इंसान ने किया है? 2, 3, 4 या कई लोगों के कोऑर्डिनेशन से कत्ल होना कोई असंभव बात तो नहीं है। बिल्कुल हो सकता है सर। एक काम करो, इन सभी 600 फ़ोन नंबर्स के और इन 8 मेल कस्टमर्स के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और मैचिंग शुरू करो। कोई ना कोई कनेक्शन निकल सकता है। सर, कनेक्शन निकल गया। सर, कनेक्शन बन गया। सुपर पारसेकर, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन केस अभी सिर्फ पेपर पर क्रैक हुआ है, इसे एक्शन में क्रैक करते हैं। सर, ये है बेरुडी के रेजिडेंट का नंबर और उसके कॉल रिकॉर्ड्स। और इस कॉल रिकॉर्ड में सर ये एक नंबर है जो forestallo.com से ऑर्डर करने वाले मुंबई के मेल कस्टमर का नंबर है। दोनों के बीच कॉल्स हुए हैं, कई बार हुए। मैम, मैं forestallo.com से आया हूँ। मिस्टर विनय देश पांडे के लिए डिलीवरी है। सर, ये विनय देश पांडे कांदीवली मुंबई में रहता है। थैंक यू मैम। और सर, बेरुडी गांव में जिस आदमी के साथ विनय देशपांडे की बात हुई थी उसका नाम है नंदू बर्वे।
मुंबई के इस विनय देशपांडे और बेरुडी के नंदू बर्वे के बीच 12 जून से पहले भी कई बार फोन कॉल्स हुए हैं और 12 जून की शाम को नंदू के फोन की लोकेशन भी वही थी जहां पे हमें लाश मिली। और इस विनय देशपांडे का फोन? उसका फोन महाड में स्विच ऑफ हुआ था सर। तूने तेरा फोन महाड में स्विच ऑफ किया था ना? हाँ। और दूसरे ही दिन 13 जून को नंदू ने विनय को सुबह 9:30 बजे फोन किया। कहाँ पहुंचे हो? पनवेल में चाय पी रहा हूँ। सुबह बॉडी मिली है गांव वालों को। सरपंच सबको औरत के बारे में पूछ रहा था, किसी के पहचान की नहीं है। होगी भी कैसे? दोनों का बाकायदा कनेक्शन है सर। इस विनय देशपांडे के फोन रिकॉर्ड्स और बाकी सारे डिटेल्स थोड़ी देर में आ जाएंगे। सर तब तक इस नंदू बर्वे को उठाते हैं। नहीं अभी नहीं, पहले विनय देशपांडे मुंबई चलते हैं और पता करते हैं कि उस विक्टिम का उसके साथ कोई ताल्लुक था या नहीं। और जैसे फोन रिकॉर्ड्स आते हैं इस नंदू बर्वे पर झपट पड़ते हैं। जी हम रत्नागिरी से हैं, विनय देशपांडे को ढूंढ रहे हैं। यहीं रहता है ना वो? आप उससे क्यों ढूंढ रहे हो? हम रत्नागिरी पुलिस से। वो हमारा किराएदार था, 2 महीने पहले ही चला गया। कहाँ चला गया? नासिक साइड का था, बोला वापस जा रहा हूँ। उसके साथ यहाँ कोई लेडी रहती थी, कोई लड़की? हाँ, उसकी पत्नी चांदनी। चांदनी? क्या हुआ उसे? कमलेश, आज चांदनी शू થઈ ગયું। ये मर गई है? 2 महीने पहले इसका मर्डर हुआ है। आपके और विनय देशपांडे के बीच कोई रेंट एग्रीमेंट तो हुआ होगा? जी। हमें उसकी एक कॉपी चाहिए। सर एग्रीमेंट में विनय के नासिक के घर का एड्रेस है, उसके सिम कार्ड का फॉर्म, उसके कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड्स हमारे पास कल सुबह आ जाएंगे। पहले दोनों डॉक्यूमेंट से एड्रेस मैच करते हैं, उसके बाद हम नासिक जाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि उसने अपनी बीवी चांदनी को क्यों मारा। चांदनी? हाँ, कौन है ये चांदनी? मेरी कलीग है। क्यों? और तुम्हारी ये कलीग जानती है कि तुम शादीशुदा हो? तुम शादीशुदा हो? नो। यस, हाँ उसे मालूम है, मैंने उसे बताया था। और तुम उससे शादी करना चाहते हो? चांदनी आई लव यू। और तुम्हारी बीवी, वो तुमसे प्यार नहीं करती? तो मेरा क्या होगा विनय? अनीता, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। तुम अपनी वाइफ से भी प्यार करते हो और मुझसे भी प्यार करते हो। ये कैसे होगा विनय? दोनों में से किसी एक को तो छोड़ना ही होगा ना? मैं अनीता को छोड़ नहीं सकता और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। क्या तुम वाकई ऐसा सोच रहे हो कि तुम किसी और को भी प्यार करो और मुझे इसमें कोई एतराज ना हो? अनीता, मैं तुम दोनों से सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्यार 2 लोगों के बीच होता है, 3 लोगों के बीच गंध होती है जिसकी बदबू मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगी। विनय, तुम्हें किसी के साथ शेयर करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम एक काम करो, उस चांदनी को छोड़ दो। मैं तुम्हारी लाइफ से नहीं जाऊंगी, उससे जाना होगा। तुम मुझसे दूर हो इसीलिए तो तुम मेरे पास आए। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना? सॉरी, मैंने पहले नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हें उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम शादीशुदा हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। अनीता, मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, धोखा नहीं दे सकता मैं उसे। और मैं तुम्हें मुझे छोड़ने नहीं दूंगी। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, किसी भी कंडीशन में नहीं। गुड मॉर्निंग विनय देशपांडे। गुड मॉर्निंग। आप लोग कौन हैं? हम रत्नागिरी पुलिस से आए हैं। रत्नागिरी पुलिस? बताइए सर, क्या काम है? हम जानना चाहते हैं कि तुमने चांदनी को क्यों मार डाला।
What nonsense are you talking, sir? नंदू सब कुछ बक चुका है। नंदू बर्वे तुम्हारा साला और इस मर्डर में तुम्हारा साथीदार। मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा तुमने मेरे लिए ऑर्डर किया। थैंक यू सो मच। विनय, शादी कर लेते हैं। शादीशुदा कपल की तरह ही तो रह रहे हैं। पर सेम नहीं है। क्या हुआ? मन भर गया है मुझसे? थक गए हो ना तुम मुझसे? सच बोलूं चांदी, मैं सब कुछ से थक गया हूं। मुझे मेंटल टेंशन नहीं चाहिए था, इसलिए मैं मुंबई आ गया। फिर तुम मेरे पीछे पीछे यहां चली आई। अब हम साथ में रह रहे हैं ना, बस। तो मतलब शादी नहीं करोगे तुम मुझसे? चांदनी, एक शादीशुदा आदमी दोबारा शादी नहीं कर सकता है। और वैसे भी मैं अनीता को नहीं छोड़ सकता, दुख नहीं दे सकता उसे। विनय, तुम मुझे भी दुख नहीं दे सकते। चांदनी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूं, तुम दोनों के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, असंभव। जब तक अनीता तुम्हारी पत्नी है तब तक मेरा तुम्हारी पत्नी बनना असंभव है। चांदनी प्लीज, इस स्टेटस को एक्सेप्ट करो। हमारी इस लाइफ में सिर्फ इतना ही पॉसिबल है। लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं होता विनय, बस नीयत साफ होनी चाहिए जो इस वक्त तुम्हारी नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला ना विनय। तुमने मुझे कहा कि तुम उसके साथ सब कुछ एंड कर चुके, और अब तो मुझे ये बता रहे हो कि तुम उसके साथ रहते हो। सॉरी अनीता, झूठ बोला मैंने, गलती हो गई मुझसे। लेकिन अब मैं थक चुका हूं और नहीं झेल सकता उसे। हमेशा एक ही बात की रट लगाए रखती है, शादी कर लो मुझसे, शादी। धमकी देती है मुझे। तुम ना विनय एक्चुअली मुझे पूरी तरह से जानते ही नहीं। मतलब? तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं कितना पागलों की तरह तुम्हें प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ, इतना कि मैंने अपने माँ बाप को ये तक नहीं बताया मैं कहाँ हूं। एक फोन कॉल तक नहीं किया। तो लौट जाओ ना उनके पास। इतनी आसानी से बोल दिया कि मैं लौट जाऊं। विनय, एक बात कान खोल कर सुन लो। अब मैं कभी भी अपने माँ बाप से मिली ना तो मिसेस चांदनी विनय देश पांडे बनकर ही मिलूंगी, और ये बहुत जल्द होने वाला है। चांदनी, ये बार बार कहना बंद करो। ऐसा नहीं होने वाला, असंभव है। अगर ये नहीं होगा ना तो कुछ और बहुत जल्द होने वाला है। क्या? सीधा पुलिस के पास जाने वाली हूँ, तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ कि इस आदमी ने मुझसे शादी का वादा किया, मेरा इस्तेमाल किया और उसके बाद मुझे बताया कि ये शादीशुदा है। फ्रॉड और रेप दोनों का चार्ज लगेगा तुम पर। मुझे नहीं पता था कि बात इस लेवल तक पहुंच जाएगी। कैसे नहीं पहुंचती विनय? इनवाइट भी तो तुम ही ने किया ना। तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है, पर उस पे अमल क्यों किया? शादी की कोई वैल्यू नहीं होती क्या विनय? अगर तुमने कुछ सोचा होता ना तो ये सब नहीं होता। क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, ये बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं वो बोलो। बोलना क्या है? उस को निकाल के फेंक दो नर्क में। किल हर, खत्म कर दो, वंस एंड फॉर ऑल। ओके चांदनी, करते हैं शादी। दिल से कह रहे हो या दबाव में आकर? दिल से बाबा, प्यार करता हूं तुमसे। फिर से कहो। प्यार करता हूं तुमसे। आई लव यू टू विनय, बहुत ज्यादा। सुनो, कहीं चलकर थोड़ा टाइम साथ गुजारते हैं, दूर, काम वाम से अलग। जहां मर्जी ले चलो, अब मैं तैयार हूँ। बस एक छोटा सा घाट है, उसके बाद आ गया चिपलून। मैं तब तक सो लूं थोड़ा सा? अरे ऑफ कोर्स, रिलैक्स, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। एएसपी साहब,
हमने पूरा प्लान बनाया था चांदनी का मर्डर करने का। प्लान के हिसाब से ही आप लोग, कोई खबर मिली मेरी बेटी की? चांदनी मिली? चांदनी जायसवाल। हाँ, मैं शरद जायसवाल, चांदनी का फादर। बताइए कोई खबर? मिस्टर जायसवाल, आई एम सॉरी, आपकी बेटी चांदनी जायसवाल अब नहीं रही। 2 महीने पहले उसका मर्डर हुआ। विनय देशपांडे ही है ना? जी। आप जानते थे उसे? मैंने अपनी बेटी से कई बार कहा था कि चांदनी, शादीशुदा आदमी का घर मत तोड़, तेरे खुद का घर टूटेगा। देखिए, उसका खुद का घर टूट गया। एक बात अजीब है, 6 महीने पहले जब चांदनी घर छोड़कर गई थी तो उसके माँ बाप ने उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई थी। जी सर। और उसकी मिसिंग कंप्लेन में उसकी फोटोग्राफ होने के बावजूद भी लाश की फोटो से वो मैच कैसे नहीं हुई? सर, लाश की फोटोग्राफ्स हमने सारे पुलिस स्टेशन के साथ शेयर की थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैच नहीं हुई। सर, कभी कभी हमारी नज़रों से भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कि उस कुर्ती का लेबल छूट गया। हमें पहले ही देखना चाहिए था, इंटरनेट पे चेक करना चाहिए था। पारसेकर, चूक होती है, लेकिन हमें हर चूक से सीखना चाहिए ताकि वो दोबारा ना हो। 24 घंटे सतर्क रहना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं ऑफिसर्स, बल्कि हमारी जिंदगी है। ओके, चलो अब बाकी ये बचे हुए बैकलॉग केसेस भी क्लियर करेंगे। असंभव उस रिश्ते का नाम था जो 3 लोगों के बीच था, एक पत्नी, एक पति और एक प्रेमिका। दोनों औरतों में से कोई भी दूसरी औरत नहीं कहलाना चाहती थी, और उस आदमी के लिए किसी एक को चुनकर किसी एक को छोड़ना असंभव था। चांदनी के लिए अपने प्यार की आहुति देना उतना ही असंभव था जितना कि अनीता के लिए, लेकिन समझदारी तो असंभव नहीं थी। वो एक मुमकिन विकल्प था जिसे तीनों में से किसी ने नहीं चुना। इंसान भले कितना भी मानसिक और इमोशनल तनाव में क्यों ना हो, लेकिन किसी का कत्ल करके एक असंभव सिचुएशन को बदलने का ख्याल अपने आप में एक असंभव सच्चाई है जो कभी हो ही नहीं सकती। चांदनी का मर्डर भी पुलिस के लिए एक असंभव केस मालूम हो रहा था, पर क्योंकि वो सच की खोज में थे, न्याय की खोज में थे, इसलिए वो एक सुराग उनके लिए मशाल साबित हुआ, फिर से इस बात पर रोशनी डालने के लिए कि परफेक्ट क्राइम असंभव है, क्राइम नेवर पेस। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।